Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, एनालिटिकल टेक्निक्स में से हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री स्टार्ट की थी, जिसके पहले लेक्चर में हमने इसका बेसिक प्रिंसिपल देखा था और दूसरे लेक्चर में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, इसमें जो सैंपल है वो किस तरह से आयोनाइजेशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी हमने सैंपल इंट्रोडक्शन देखनी है। हमने देखना है कि सैंपल किस फॉर्म में होना चाहिए और फिर उसको आयोनाइजेशन चैम्बर में किस तरह पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हर तरह के सैंपल स्टडी हो सकते हैं, वेदर दे आर गैसेस, दे आर लिक्विड्स, दे आर सॉलिड्स। हर तरह के सैंपल यहां पर हम स्टडी कर सकते हैं इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। हाँ, अगर लिक्विड या सॉलिड होगा तो पहले उसको गैसियस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। यानी काफी सैंपल वेपर फॉर्म में आ जाना चाहिए। गैसियस फॉर्म में है तो नो इश्यू, क्योंकि हमने करवानी होती है आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन करवाने के लिए मॉलिक्यूल की आपस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का खत्म होना जरूरी है, उनका गैसियस फॉर्म में आना जरूरी है। अगर लिक्विड या सॉलिड है तो हम उसको वेपर्स में, गैस में चेंज करेंगे और फिर अनफ अमाउंट में सैंपल वेपर फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। अब है कि जो सैंपल है वो सबसे पहले गैसियस सैंपल देख लेते हैं। तो जब भी गैसियस सैंपल होगा, उसका इनलेट जो सिस्टम होता है, जो सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाने का सिस्टम है, वो बड़ा सिंपल है फॉर गैसेस। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्लेट के जरिए एक मॉलिक्यूलर लीक जिसको कहते हैं, उस स्लेट को मॉलिक्यूलर लीक कहते हैं, उसके जरिए सैंपल हम आयोनाइजेशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। देखें, वेपोराइजेशन चैम्बर, वेपोराइजेशन चैम्बर है और फिर आयोनाइजेशन चैम्बर है। वेपोराइजेशन चैम्बर और आयोनाइजेशन चैम्बर। यहां पर जो हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर है, यहाँ पर सैंपल जो है गैसियस सैंपल्स गैस में मौजूद है। एक स्लिट के जरिए, एक फाइन होल के जरिए, एक पिन होल के जरिए हम उसको आयोनाइजेशन चैम्बर में भेज देते हैं। और इस पिन होल को हम क्या कहते हैं, इस पिन होल को कहते हैं मोलेकुलर लीक। इस पिन होल के जरिए एक स्ट्रीम, स्टेडी स्ट्रीम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइजेशन चैम्बर में पहुंच जाती है, जहां पर उस पर हम बम्बार्डमेंट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम हीटर टंगस्टन फिलामेंट, और वो आयोनाइज हो जाता है। ये तो है गैसेस के लिए। इसी तरह का मेथड आप यूज कर सकते हैं वोलाटाइल, लिक्विड और सॉलिड के लिए भी। यानी अगर लिक्विड वोलाटाइल हो या सॉलिड वोलाटाइल है तो उनके लिए भी ऐसा ही सिस्टम यूज करते हैं जैसा कि हमने गैसेस के लिए किया है, सिंपल इनलेट सिस्टम। अब जो हमारे पास यहां पर वेपोराइजेशन चैम्बर है और दूसरा आयोनाइजेशन चैम्बर है। जो वेपोराइजेशन चैम्बर होता है, वेपोराइजेशन चैम्बर को पार्शली एवैक्यूएट करते हैं। यहां पर ये वेपोराइजेशन चैम्बर है, दिस इज वेपोराइजेशन चैम्बर। इसकी हम कर लेते हैं पार्शियल एवैक्यूएशन, यानी इसमें से हम गैस को, एयर को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सारा पैक्ड होता है, यहाँ वैक्यूम है, तो हम इसको पार्शियल एवैक्यूएशन करवा देते हैं वैक्यूम पंप से, यहाँ पर सैंपल कम कर लेते हैं।
लेकिन इन दोनों चैम्बर्स का, ये है आयोनाइजेशन चैम्बर और ये हमारे पास है वेपोराइजेशन चैम्बर। दोनों चैम्बर्स में से जो आयोनाइजेशन चैम्बर है उसमें प्रेशर लो होना चाहिए, तभी सैंपल इधर जाएगा, एक बीम की शक्ल में, एक स्टेडी स्ट्रीम की शक्ल में इस तरफ निकलेगा। यानी वेपोराइजेशन चैम्बर से आयोनाइजेशन चैम्बर जो है उसका प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से सैंपल उस तरफ को मूव करता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हम वेपोराइजेशन चैम्बर को पार्शली एवैक्यूएट करते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर कंप्लीटली एवैक्यूएटेड होता है। तो इसकी वजह से दोनों में ये प्रेशर का डिफरेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से सैंपल जो है एक बीम की शक्ल में, स्ट्रीम की शक्ल में पहुंच जाता है। अब है अगर हमारे पास लेस वोलाटाइल मटेरियल्स हैं, अगर तो वोलाटाइल हैं, चाहे लिक्विड है चाहे सॉलिड है, तो उसको गैस की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर लेस वोलाटाइल मटेरियल्स हैं तो फिर हम यहाँ पर ओवन फिट कर देंगे। फिर हम ओवन फिट करेंगे, जैसा कि हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में देखा था, हीटिंग कॉइल्स होती हैं, ओवन फिट कर देते हैं ताकि सैंपल वेपर में चेंज हो जाए, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए। लेकिन इसके लिए ये ध्यान रखना होता है, ख्याल करना पड़ता है कि सैंपल डीकंपोज ना करे, यानी टेम्परेचर इतना ना हो जाए कि सैंपल डीकंपोज हो जाए। ये है लेस वोलाटाइल मटेरियल के लिए। अब नेक्स्ट है नॉन वोलाटाइल मटेरियल्स के लिए। जो नॉन वोलाटाइल मटेरियल्स हैं इनके लिए डायरेक्ट प्रोब मेथड भी यूज कर लेते हैं। देखें, हमारे पास है सबसे पहले वेपोराइजेशन चैम्बर है और फिर आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर है। इसमें जब लेस वोलाटाइल मटेरियल हैं तो हम यहाँ पर ओवन फिट कर देते हैं यहाँ पर, या हीटिंग कॉइल्स होती हैं जो हीट करती हैं, या ओवन फिट कर देते हैं, लेकिन सैंपल यहाँ पर डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। अब अगर मटेरियल नॉन वोलाटाइल है तो फिर हम उसको वेपोराइजेशन चैम्बर में भेजते ही नहीं, फिर हम उसको डायरेक्ट आयोनाइजेशन चैम्बर में भेजते हैं अगर मटेरियल नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मटेरियल को डायरेक्ट आयोनाइजेशन चैम्बर में भेजते हैं। अब आयोनाइजेशन चैम्बर में किस तरह से भेजते हैं, डायरेक्ट प्रोब मेथड इसको कहते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं वायर, और उसका एक लूप बना लेते हैं, वायर लूप इस तरह से, और इस वायर लूप के ऊपर हम सैंपल को रख के हीट करते हैं ताकि इसमें काफी हद तक वेपर्स बनना शुरू हो जाएं। और फिर यहाँ पर होता है वैक्यूम लॉक, इसको कहते हैं वैक्यूम लॉक। यहाँ पर जब सैंपल इंजेक्ट करके बाहर निकालते हैं तो ये गैस अंदर नहीं जा सकती, ये वैक्यूम लॉक होता है। तो ये जो डायरेक्ट प्रोब है, ये जो वायर है, ऐसे समझें ये जो वायर यूज कर रहे हैं आप, इस वायर को आपने थोड़ा लूप बना के हीट किया हुआ है, इसके ऊपर सैंपल है और सैंपल जो है वो वेपर बना रहा है, तो डायरेक्ट इसके जरिए आप इसको यहाँ भेजते हैं। ये रबर का है, यहाँ भेजते हैं तो यहाँ पर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट हो जाती है, यानी डायरेक्ट उसको आपने आयोनाइजेशन चैम्बर में ही भेज दिया है, और आयोनाइजेशन चैम्बर में उसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करती। अब इसमें ही जो वायर यूज करते हैं, ये वायर जो यहाँ से हम भेज रहे हैं ये थोड़ी हीटेड होती है ताकि जो सैंपल है ये उसके काफी वेपर जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम के सामने आ जाएं। तो ये डायरेक्ट प्रोब मेथड है फॉर नॉन वोलाटाइल मटेरियल्स। वोलाटाइल को तो गैसेस की तरह ट्रीट करेंगे, लेस वोलाटाइल के लिए ओवन फिट कर देंगे, नॉन वोलाटाइल के लिए डायरेक्ट प्रोब मेथड यूज करेंगे। अब आजकल तो ओपन एयर, जैसे इसमें हमें वैक्यूम लॉक की जरूरत पड़ी है, डायरेक्ट प्रोब मेथड में आजकल ओपन एयर सैंपल इंट्रोडक्शन भी कर देते हैं, कोई प्रेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी
अब तो आयोनाइजेशन के इतने ज्यादा तरीके आ गए हैं, यानी डायरेक्ट आप उसके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के सामने सैंपल लेके ही नहीं जाते आयोनाइजेशन करवाने के लिए। हमारे पास सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक्स भी आ गई हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पहले हम किसी भी गैस को, जैसे मीथेन, अमोनिया वगैरह है, उनको आयोनाइज करवाते हैं। और फिर जो आयोनाइज्ड गैस है, जैसे हमारे पास मीथेन है, आयोनाइज्ड जो गैस है, इस गैस से फिर हम अपना सैंपल आयोनाइज करवाते हैं। यानी हम सैंपल को मिक्स कर देते हैं इन अ स्ट्रीम ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। यानी जो भी है हमारे पास, ये वाली गैस है, आप यूज कर रहे हैं, अमोनिया है, मीथेन है, आइसोब्यूटेन वगैरह है, तो ये आयोनाइज्ड गैसेस की इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि जब हम इसमें आयोनाइज्ड गैसेस, ये जो स्ट्रीम है इसकी, इसमें जब हम अपना सैंपल भेजते हैं, डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है, तो ये हमारे सैंपल को भी आयोनाइज करवा देती हैं। यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम के सामने नहीं लाते, पहले हम गैस को आयोनाइज करवा लेते हैं और फिर उससे हमारा सैंपल आयोनाइज करवाते हैं, या फिर इसको मिक्स कर देते हैं सॉल्वेंट एरोसोल्स के साथ। तो इस तरह से भी हम जो है सैंपल इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। आजकल जो बड़ा वर्सटाइल मेथड यूज हो रहा है वो है क्रोमेटोग्राफ के साथ अटैच कर दें उसको, यानी क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ अटैच करवा दें। अब जैसे हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी है या हमारे पास एचपीएलसी है, तो उनमें क्या होता है, सैंपल एचपीएलसी और जीसीएमएस में से सेपरेट होके आ रहा होता है, यानी उसमें कंपोनेंट सेपरेट हो रहे होते हैं। जीसीएमएस में भी कंपोनेंट, गैस क्रोमेटोग्राफी वाला जो पार्ट है जहां पर उस कंपोनेंट की सेपरेशन हो रही है, इसी तरह एचपीएलसी में भी कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। और फिर ये जो कंपोनेंट सेपरेट होके आ रहे हैं, इनको हम भेज देते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। मैस स्पेक्ट्रोमीटर हर जो कंपोनेंट सेपरेट होके आ रहा होगा, उस मिक्सचर का जो कंपोनेंट सेपरेट होके आ रहा होगा, उसका हमें स्कैन दे देगा, उसका हमें मैस स्पेक्ट्रम दे देगा। अब ये इसके साथ जब भी गैस क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोग्राफ जो है या एचपीएलसी है, जब भी उसके साथ मैस स्पेक्ट्रोमीटर अटैच करना है, तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसकी अच्छी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, बड़ा कंपैक्ट होना चाहिए, ताकि जब कॉलम में से सैंपल एल्यूशन हो रही है, सैंपल इस कॉलम में से निकल के आ रहा है। बड़े हाई एफिशिएंसी कॉलम यूज हो रहे हैं आजकल जीसी में, एचपीएलसी में। जब सैंपल इसमें से निकल के बाहर आया और बाहर आने के बाद गया एक ट्यूब के जरिए मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर इतना एफिशिएंट, इतना हाई रेजोल्यूशन वाला, इतना कंपैक्ट किस्म का होना चाहिए कि वो 1 सेकंड में एक स्कैन कर ले, या इससे भी ज्यादा 1 सेकंड में स्कैन करे, ताकि यहां से दूसरा सैंपल निकलने से पहले पहले उस सैंपल का जो इससे निकल के यहां पहुंचा था उसका स्पेक्ट्रम आ जाए हमारे पास। अगर ये इतना एफिशिएंट नहीं होगा, हाई रेजोल्यूशन नहीं होगा, तो एक सैंपल का भी स्कैन चल रहा होगा, दूसरा भी चले जाएगा, इस तरह स्पेक्ट्रम में इंप्योरिटी आ जाएगी। तो जीसी से या एचपीएलसी से जब सैंपल निकल रहा है, एल्यूशन हो रही है, एल्यूट हो रहा है कॉलम में से, तो दूसरे सैंपल के निकलने से पहले मैस स्पेक्ट्रोमीटर उस को जो पहले वाला सैंपल है उसका स्कैन कर चुका हो। तो इसमें क्रोमेटोग्राफ जो हमारे पास जीसी है, उससे गैस आती है, एक ट्यूब के जरिए वो एंटर होती है मॉलिक्यूलर लीक में। मैंने बताया था मॉलिक्यूलर लीक एक बड़ा फाइन पिन होल है, उसमें से गुजरते हुए वो आयोनाइजेशन चैम्बर जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, उसमें चली जाती है। एचपीएलसी में भी ऐसे ही होता है कि सैंपल कॉलम में से एल्यूट होके आ रहा है और फिर वो एक ट्यूब के जरिए एंटर हो जाता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आयोनाइजेशन चैम्बर में, या अगर उसको गैस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एचपीएलसी में, अगर जरूरत है तो फिर उसको पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा।
अब इसका ड्रॉबैक क्या है? जीसीएमएस या एचपीएलसी-एमएस, जिसको हम सिंपली एलसीएमएस भी कह सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए हमें बहुत रैपिड स्कैनिंग की जरूरत होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जो सेकंड है उसमें एक स्कैन हो जाना चाहिए, या एक सेकंड में एक स्कैन से भी ज्यादा हो जाने चाहिए, ताकि एक सैंपल जब जीसी से या एचपीएलसी से मैस स्पेक्ट्रोमीटर में पहुंच रहा है तो उसका दूसरा सैंपल कॉलम से निकलने से पहले पहले इसका स्पेक्ट्रम हो जाना चाहिए। तो ये है डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट सैंपल इंट्रोडक्शन मेथड्स इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन टेक्निक्स। थैंक यू।